अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर कैरिंग करंट, यानी करंट कैरिंग वायर जो है उस पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ओके, अब आप देखिए कि करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स, तो इसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और सपोज़ करो कि यहाँ पर हमने इस तरह से एक वायर लिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और इसमें से कोई तो भी करंट हमने पास किए। मैग्नेटिक फील्ड पहले लिए और उसके बाद एक वायर लिए और वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। ओके, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, ये हमको मालूम करना है। ओके, ये मेन कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है कोई एक डायरेक्शन के अंदर, तो हमको उसको एक पर्टिकुलर एक एरो से बताना पड़ेगा। ओके, अब जाहिर सी बात है, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड को अगर एरो से बताना है, मान लो आप लेफ़्ट से राइट एक मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं, तो एकदम सिंपल आप उसको इस तरह से बता दो, लेफ़्ट टू राइट। अगर आपको राइट टू लेफ़्ट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, आप ये इस तरह से बता दो। जहाँ पर भी आप बताओगे उसके आगे आप ऐसा बी बार लिख सकते हैं। ओके, यानी ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अगर किसी को ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आ रही है तो हम ये ऐसा बता देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को अगर बताना हो कि नीचे से ऊपर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो चलो ठीक है, उसको ये इस तरह से बता दो, नीचे से ऊपर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किसी को अगर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन इनक्लाइन डायरेक्शन में तिरछी है, तो हम उसको ये इस तरह से बता देंगे। और अगर किसी को ये बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है लेकिन इनक्लाइंड है, तो वो उसको ऐसा बता देगा, इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान काम है, यानी हम सिर्फ सिंपली एक लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी जो आती है वो आती है कि अगर हमको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बताना हो जो इस बोर्ड की ये जो बोर्ड जो है इस बोर्ड की सतह से परपेंडिकुलर, ओके, ये जो बोर्ड है वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड की सरफेस से परपेंडिकुलर अगर हमको बताना है, मतलब इससे खड़ा अगर बताना है, तो फिर कैसे बताओगे। ओके, तो इसके लिए बोर्ड की बुक में जो डायरेक्शन हमको दी गई है, तो वो डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। आप लोग देखिए, इस डायरेक्शन के मुताबिक अगर आपको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो बोर्ड में से बाहर आ रही है, कमिंग आउट ऑफ बोर्ड, यह आपका जो कागज़ है, पेज जो है, पेज की सतह में से अगर आपको बाहर निकलते हुए अगर आपको बताना है, तो उसका तरीका रहेगा एक सर्कल बताओ और उसके अंदर एक डॉट बताओ। सर्कल और डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड में से ऐसे बाहर निकल रही है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे कमिंग आउटवर्ड, यानी ये बाहर निकलने वाली। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन, इस सरफेस की से बाहर, पेज की सतह से बाहर निकलने वाली। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बताना है, यानी पेज के अंदर जाने वाली या बोर्ड की सरफेस के अंदर जाने वाली परपेंडिकुलरली, तो उसको बताने का तरीका रहेगा ये इस तरीके से, एक सर्कल साथ में एक क्रॉस, ये जो अलामत है तो ये इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड बताने का, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है और उस वायर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख दिए, तो उस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जो इस बोर्ड में से बाहर आने वाली रहेगी, कमिंग आउट ऑफ सरफेस, यानी इस बोर्ड की सतह से बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका है कि आप एक ऐसा सर्कल बनाओ और यहाँ पे डॉट बना दो, बाजू में लिख दो बी बार। ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बता दी है,
यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो बोर्ड है, बोर्ड की सरफेस में से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है सामने। ओके, अब आप हर चीज़ को बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिए। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, जो मैग्नातीसी अमाला है वो बी बार है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार है, और वो इस बोर्ड की सरफेस से बाहर की तरफ निकलने वाला है। ओके, अब हमको बताना है एक वायर। आप याद रखो, जब भी हम कभी कोई वायर बताते हैं तो वायर हमेशा हम सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं, क्योंकि वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, इस्तवानानुमा ही होता है। ओके, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहाँ पर ये इस तरह से एक वायर ली है, इतना मोटा एक वायर है मान लो। जाहिर सी बात है ये जो वायर है, इस वायर को आपको ये इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेना पड़ेगा, इस्तवानानुमा अंदाज में आप उस वायर को ले सकते हैं। तो ये एक वायर हमने लिए, और जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी खड़ी। ओके, और ये वायर हमारा ऐसा आड़ा रखा हुआ है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो वायर है जाहिर सी बात है मेटल वायर है, और अगर ये मेटल वायर है तो डेफिनेटली इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हमको इस वायर में से करंट गुजारना है। तो ये आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, इससे पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था अपना, बर्के-रवां वाला जो चैप्टर है, उस वक्त भी मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ बताया था कि करंट के एक्चुअली दो कंसेप्ट है, एक है कन्वेंशनल करंट और एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है, यानी जो करंट हम एक कानून के तौर पर लेते हैं, या जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं जिस करंट को, वो करंट हमेशा जिस सिम्त में जाता है, जिस डायरेक्शन में वो जाता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक्चुअली कन्वेंशनल करंट के अंदर हम ये मानकर चलेंगे कि इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज जिस सिम्त में जाता है, वो जो सिम्त है वो कन्वेंशनल करंट होता है। तो हम ऐसा मानो कि ये जो वायर हमने यहाँ पे बनाए, इसमें कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। तो ये आई जो है ये हमारा कन्वेंशनल करंट है, इसको हमको यहाँ भी बताना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो ये इस तरीके से ये कन्वेंशनल करंट उधर से इधर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल है कि ये अगर कन्वेंशनल करंट है आई, तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। ओके, आप याद रखना कि कन्वेंशनल करंट का मतलब है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव हो रहे हैं कन्वेंशनल करंट के साथ में, तो इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को की मोशन जो है वो बता देता हूँ इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक रफ्तार से उधर मूव होगा। तो आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की जो कांस्टेंट रफ्तार जो मानी जाती है, मतलब ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो एट रैंडम घूमते रहते हैं, लेकिन जब वो किसी फील्ड में आ जाते, उस वक्त जब उसमें से करंट गुजरना शुरू होता, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो है वो आगे बढ़ते, और वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी जो होती है, तो इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वर्ड आप याद रखो। इसका मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको हम v सफिक्स d से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी आ गई। अब आप सारी बातों को भूलकर सिर्फ एक बात देखो कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बर्की बार है, उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है ऐसे। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन को, इस बर्की बार को, ये जो चार्ज है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और वेलोसिटी इधर जा रही है। तो अब हम इस पूरी कहानी के अंदर हमको ये देखना है कि कितनी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी। अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स अगर हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा। आप उसको सिर्फ राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं, सीधे हाथ का कानून, दाएं हाथ का कानून। ओके, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हम 4 उंगलियां ले लेंगे। तो चलो ये 4 उंगलियां ऐसी ले लेते हैं। अब ऐसी लो, ऐसी लो, कैसी भी लो, मतलब ये इस तरह से ले सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर लेना है, मान लो देखो मैंने ऐसे ले लिया, अगर इस तरह से अगर मैंने लिया तो अंगूठा इधर आ गया। इसका मतलब यह है कि मुझे उसको ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरह से। अब आप देखो, मैं अगर उसको ऐसा लेता हूं
क्योंकि अब ये मेरे लिए और ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो आप सिर्फ इमेजिन करो ये इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और अंगूठा इधर चला। ओके, अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में चला गया, तो हथेली नीचे की सिम्प में, मतलब इसका मतलब ये हो कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे ऐड करेगी। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है, एक बार फिर से आप देखो, जो मैंने बताने की आपको कोशिश की हूँ वो ये है कि मुझे 4 उंगलियां ये डायरेक्शन में बताना है। ओके, और अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ऐसे नीचे। लेकिन ये पूरा मामला उस वक्त लागू होगा जब पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये बात आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज नीचे अगर उसके ऊपर ऐड हो रही है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे ऐड करेगी, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर ऐड करेगी। ओके, तो बस यही चीज़ यहाँ पर हमको बताना मकसद था राइट हैंड रूल के हिसाब से। क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स ऐड करेगी और वो फोर्स होगी ऊपर की तरफ, ये ऐसे। तो Fm बार जो है मैग्नेटिक फोर्स वो ऐसे वर्टिकली ऊपर अमल करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी मैग्नेटिक फोर्स नीचे जाने वाली बनती थी। कैसे जाने वाली बनती थी वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया, आप उसको देख सकते हैं कि जब आप सीधा हाथ ऐसे लेंगे तो आपकी उंगलियां सामने आएंगी और अंगूठा उधर जाएगा। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 उंगलियां, और फिर 4 उंगलियों का आप ऐसा मोड़ दो। जैसे आप ऐसा मोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा। निगेटिव चार्ज है नीचे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज है नीचे, पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो नीचे जाना था उसने मैग्नेटिक फोर्स ने, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए इसकी फोर्स ऊपर जाएगी। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हमको, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी भी है, अब मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास आ गई है, तो अब हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि इस वेलोसिटी का फ़ायदा उठाकर हमको कुछ तो भी एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस लेना है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस भी इमेजिन कर सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, वैसे ही करेंगे हम लोग। सपोज करो ये वाले पॉइंट का नाम P रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q, और ऐसा इमेजिन करो कि इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो कि वो डिस्टेंस L है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा सेक्शन भी ले सकते हो। ओके, इस वायर का पूरा वायर ना लेते हुए आप उसका एक सेक्शन ले लो और उसकी लंबाई L ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब हमारी ये फिगर कंप्लीट हो गई। ओके, बोर्ड की बुक में जो फिगर दी हुई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए वो कुछ इस तरह से है। अब आप एक बार बोर्ड की बुक की जो डायग्राम है उस पर भी एक नज़र डालो। ओके, जैसा आप देख रहे हो इसके अंदर सर्कल और डॉट जगह जगह पर दिए गए हैं, तो आप उसको अलग अलग जगहों पर बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा मैंने किया हूँ। ओके, तो चलो वापस आते हैं अपनी इस फिगर पर। अब ये फिगर के मुताबिक अब आप लोग देखो इसका डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर हम लेंगे वो लेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप सब लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी मतलब रफ्तार, रफ्तार का जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोगों ने ये कई बार पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेना है इलेक्ट्रॉन की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है P से लेकर Q तक, इसका मतलब L अपॉन टाइम यानी T। ओके, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, L अपॉन T। ओके, अब एक काम करो, इस पर से टाइम की वैल्यू निकाल लो, टाइम की वैल्यू मालूम करके रख लो। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू L अपॉन VD। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट P लिए, एंड पॉइंट Q ले लिए, P से लेकर Q तक की टोटल लंबाई L है मान लो, और ऐसा मानकर चलो कि इलेक्ट्रॉन को पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए T टाइम लगा। ओके, यानी ये L फासला कवर करने के लिए उसको T टाइम लगा, स्मॉल t टाइम। तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है L, टाइम है T, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू L बाई T। T और VD को इंटरचेंज कर लिए तो T इज इक्वल टू L अपॉन VD आ गया। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू L अपॉन VD। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, चलो और आगे बढ़ाते। अब आप सब लोग वापस चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है,
इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एक्चुअली वो होता है फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि उसका फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई टी। ओके, I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q अपॉन टी। अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, T को इधर शिफ्ट कर दो। जब आप T को उधर शिफ्ट करेंगे आपको चार्ज के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q इज इक्वल टू ये T, इसको मल्टीप्लाई हो जाता, ये हो जाएगा I इंटू टी के बराबर। अब अगर ये I इंटू टी के बराबर आ गया तो हम यहाँ पर T की वैल्यू ये वाली ले सकते हैं। ये जो टाइम हम लोगों ने पहले मालूम किया था वो हम यहाँ ला के रख सकते हैं। तो जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे, चलो मैं इसको यहाँ से हटाकर इस जगह पे बता देता हूँ। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए, कहीं भी बताया जा सकता है, मैंने उसके अंदर भी बता दिया, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू ये जो T है, T की हमने वैल्यू पहले देख ली है, उसकी वैल्यू है L अपॉन वी डी। ओके, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने एक सिंपल सा ये जो फिगर है इसका कैलकुलेशन, मतलब इसको देखकर इसको कैलकुलेशन करके हमने चार्ज जो है वो मालूम कर लिए। जो चार्ज हमको फ्लो करके बताना है पॉइंट P से पॉइंट Q तक, वो चार्ज की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। ओके, अब हमको एक चीज़ कन्फर्म है कि जब ये चार्ज पॉइंट P से पॉइंट Q के तरफ मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिसी कुव्वत है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, जो हमने इससे पहले के मतलब पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जिसकी पहले लेक्चर में भी बात करे थे, और हमने सेकंड जो लेक्चर है साइक्लोट्रॉन वाला, उसमें भी हमने उसको यूज़ किया था। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो डायरेक्ट हमको यूज़ करना है। एफ एम बार इज इक्वल टू, आपको याद होगा फॉर्मूला होता है Q इन ब्रैकेट, Q मतलब चार्ज, जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो चार्ज, इनटू वेलोसिटी, ओके, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। अब अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है एफ एम इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ही चेंज करना पड़ेगा हमको, छोटा सा। हमको ये V जो है ये VD लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज हमारे पास है एक्चुअली उसकी जो रफ्तार है वो VD है। VD है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, चलो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ से इसको और आगे बढ़ाएंगे, इस पूरे डेरिवेशन को। ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ सफिक्स एम इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे बार नहीं लगाया हूँ, इसका मतलब मुझे ये क्रॉस हटाना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा Q इंटू वी डी इंटू स्मॉल b इंटू साइन थीटा। ओके, क्रॉस जब भी हटेगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अब आप अगर फिगर को देखते हैं तो फिगर में तो क्लियर कट नज़र आएगा आपको कि वी डी ये डायरेक्शन में है, ये इस तरह से ये VD की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है, मतलब इधर की डायरेक्शन में है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड और VD में कितना एंगल बना, तो क्लियर है, आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली दोनों के बीच का एंगल 90 है। ओके, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो साइन 90 यानी साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये साइन वाली टर्म गायब हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसी ये साइन वाली टर्म यहाँ से गायब होगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ एम इज इक्वल टू Q इंटू वी डी इंटू बी। ओके ओके, क्लियर। ये मैंने स्मॉल v बना दिया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ VD। ओके, VD है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इतना पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, Q जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन 2 में, ये वैल्यू उठाकर यहाँ ला के रख देंगे। ओके, तो Q की ये वैल्यू को वापस लाओ। जब आप Q की वैल्यू वापस लाओगे, ये आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू, Q की वैल्यू है I इंटू एल अपॉन वी डी, ऐसा लिख सकते हैं उसको, I इंटू एल अपॉन वी डी इंटू वी डी इंटू बी। जाहिर है VD से VD कट जाएगा
और अगर ये दोनों कट गए तो आपको फॉर्मूला मिलेगा Fm इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फोर्स का उस वायर पर एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फोर्स जिसमें से करंट आई पास हो रहा है और जिसकी लेंथ एल है। लेकिन जो फिगर हमने बनाए थे उस फिगर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने जो वायर लिया था वो स्ट्रेट वायर लिया था। ओके, एकदम सीधा वायर। तो अगर वायर एकदम सीधा है उस सूरत में मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहेगा। क्या हम ये फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको एक बार हम यहाँ देख लेते। आप लोग सब बहुत गौर से देखो, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये मैग्नेटिक फोर्स का है, लेकिन ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्मूला है और अब हमको इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे उसको समझ लो। देखो, ये आ जाएगा Fm इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू, मान लो कि वो एंगल जो 90 का था वो 90 का नहीं है। जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि वो एंगल 90 का नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो एंगल 90 का नहीं है तो फिर हमको यहाँ पे साइन थीटा लेना पड़ेगा। हमने साइन थीटा को 1 इसलिए लिया था क्योंकि थीटा जो है वो हमको कन्फर्म मालूम था कि वो 90 का है। ओके, तो वापस उसको ला लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा के रूप में। अब आप इतने पार्ट पर गौर करो, L इंटू बी इंटू साइन थीटा। जब साइन थीटा आ जाता है दो वेक्टर्स के साथ में, तो हम वो पूरी टर्म को हटाकर उसकी जगह पर वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको ये फॉर्मूले को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, Fm बार इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर n बार। ओके, ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर रहेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा। किससे परपेंडिकुलर? एल और बी दोनों से परपेंडिकुलर। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेसिकली जो वेक्टर्स हैं हमारे पास वो एल और बी को हम वेक्टर के तौर पे ले रहे हैं और इन दोनों से परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये फॉर्मूले में से इतने पार्ट को अगर वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो तुम लोग इसको ऐसे कर सकते हो Fm बार इज इक्वल टू आई इंटू, अब ये यहाँ पर मैं इतने पार्ट को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, एल बी साइन थीटा इंटू एन बार। इसको अगर हटाते हैं ये आ जाएगा एल बार क्रॉस बी बार, क्योंकि जब आप एल बार क्रॉस बी बार को हटाओगे तो ही आपको एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है ये है वेक्टर फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, उस वायर पर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो वायर स्ट्रेट कंडक्टर है। ओके, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास अगर स्केलर फॉर्म में अगर फॉर्मूला लेना है वो है आई एल बी। चाहो तो आप साइन थीटा भी ले सकते हो, अगर आपको एंगल कोई रैंडम एंगल दिया हुआ है, मतलब 90 नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन थीटा ले सकते हैं। तो ये हमारा स्केलर फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का और ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना जो पार्ट अभी हमने किए ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं। ये पूरा जो आर्टिकल था, मैंने आपको एक बार फिर बता दूं कि ये हमने अभी जो कुछ भी किया ये स्ट्रेट वायर के लिए किया, मतलब ऐसा वायर जो बिल्कुल सीधा है और करंट लेके जा रहा है। ओके, चलो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बदल कर देखते हैं। देखिए, अगर मान लो हमने एक वायर लिया इस तरह से, ऐसा कोई भी वायर, आप एट रैंडम कैसा भी वायर ले सकते हो। ओके, और सपोज करो कि ये वायर इस तरह से है, इस अंदाज में आपने एक वायर लिए, ठीक है। अब अगर आपने ये वायर लिए और इसको अब आपको एक मैग्नेटिक, जाहिर है ये इसकी थिकनेस हर तरफ एक जैसी बनाना है। ओके, जब आप इसको बनाओगे तो आपने एक जैसी फिगर, यानी एक जैसी थिकनेस वाली बनाना। तो ये एक जैसी थिकनेस वाला एक वायर है और जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट वायर बिल्कुल नहीं है, यानी सीधा वायर नहीं है, बल्कि आड़ा टेढ़ा कैसा भी है। अब आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख दो और फिर से वही वाली मैग्नेटिक फील्ड लो जो इस बोर्ड से बाहर आने वाली फील्ड है। उसको आप जगह जगह पर बता सकते हैं, लेकिन उसका सबसे आसान बात रहेगी कि आप उसको ऐसा बता दो। ओके, तो चलो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से बता दिया। ये जो सर्कल विथ डॉट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो इस बोर्ड में से बाहर आ रही है।
अब हम एक काम करेंगे, इस वायर पर कितनी फोर्स ऐड करेगी ये अगर हमको मालूम करना हो तो इसके लिए हम इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन निकालेंगे। ओके, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट, तो मान लो मैंने यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा एक एलिमेंट्री पार्ट मैंने कंसीडर किया। अब ये जो एलिमेंट्री पार्ट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हूं तो मुझे इसकी लेंथ लेना पड़ेगा। ओके, तो सपोज कर लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है वो dl बार है। dl के ऊपर बार इसलिए लगा दिया क्योंकि लेंथ को हम लोग वेक्टर वाले फॉर्म में लेने वाले हैं, तो इसको हम dl बार बोल देंगे। ओके, अब ये जो dl बार वाला ये जो पार्ट है, मतलब ये जो इतना जो टुकड़ा है इसमें से करंट पास होगा। ओके, तो करंट की कोई तो भी एक सिमत हमको बताना पड़ेगा। मान लो करंट ये डायरेक्शन में यहाँ से इंटर हुआ तो डेफिनेटली वो करंट ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ से वो करंट ने ऐसे इधर निकलना है, तो ये आई की डायरेक्शन ऐसी है। अब सवाल ये आएगा कि इस पर्टिकुलर इतने रीजन के अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स कौन सी सिमत में बताएंगे। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो हमको उंगलियां इधर लेना पड़ेगा। ओके, और करंट किधर जा रहा है, इधर, तो करंट की डायरेक्शन में हमको अंगूठा लेना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे ही केस आएगा। फिर हथेली हमारी किधर जा रही, नीचे, मतलब ये ऐसा कर कर हमको नीचे लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा उंगलियां, यानी नीचे की डायरेक्शन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टुकड़े के ऊपर जो फोर्स ऐड करेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करेगी, FM बार ऐसे। और ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब आपके पास जो वायर है उसमें अब हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि हम वो पॉजिटिव चार्जेस, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस की बात हुई। ये जो कन्वेंशनल करंट है, और कन्वेंशनल करंट में हमेशा हम पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है इमेजिनरी वो फ्लो हो रहे हैं और उन पर ऐड होने वाली मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आएगी। ओके, तो ये हमारी फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आप ये फिगर बना सकते हैं अपने पास। ओके, अब आप एक काम करेंगे, हमको मालूम करना है कि इस पूरे वायर में कितना, मतलब कितनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डेवलप होने वाली है। तो इसके लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के वास्ते बनाया था। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं वो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। हमने देखा था कि स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो है Q टाइम्स L बार क्रॉस B बार। ओके, ये फॉर्मूला था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो हम ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे इस आर्बिट्ररी वायर के लिए, मतलब ये जो बेतरतीब सा जो वायर है, आड़ा टेढ़ा जो वायर है, इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो कैपिटल L का मतलब पूरी लंबाई थी, यहाँ पूरी लंबाई नहीं ले सकते क्योंकि पूरी लंबाई तो आड़ी टेढ़ी की तरफ भी है। तो हम एक काम करेंगे, इतने पार्ट के ऊपर ये फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर इतने पार्ट पर अप्लाई करना है तो लेंथ हो जाएगी dl, तो फिर ये फोर्स जो है ये भी डिफरेंशियल फोर्स बन जाएगी, मतलब हमको ये फोर्स लेना पड़ेगा ये इस तरह से dF, हम उसके साथ में d लगा देंगे, d का मतलब रहेगा डिफरेंशियल। तो इतने टुकड़े के ऊपर ऐड करने वाली डिफरेंशियल फोर्स dF सफिक्स m बार है इज इक्वल टू Q चार्ज है इनटू ये जो L बार है पूरी लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर की वो हट जाएगी और इतने टुकड़े की लेंथ लेना पड़ेगा, जाहिर है वो हो जाएगा dl बार क्रॉस B बार। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया कि पूरे वायर को ना लेते हुए उसका एक छोटा सा डिफरेंशियल एक टुकड़ा ले लिए, उसके ऊपर ऐड करने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मालूम कर लिए, तो वो फोर्स इतनी आ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, हमको इस पूरे वायर के लिए लेना है। तो आप याद रखो, जब हम पूरे वायर की बात करेंगे तो हमको ये वाले फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन dF सफिक्स m बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इन ब्रैकेट dl बार क्रॉस B बार। ओके, तो हमने ये फॉर्मूले का इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद वो कुछ इस तरह से हो गया। अब आप देखो, इंटीग्रेशन dFm बार का मतलब रहेगा FM बार, यानी मजमूई फोर्स, टोटल कुव्वत उसकी। ओके, तो जैसा इससे पहले भी कई बार पढ़े हम लोगों ने, इंटीग्रेशन dx का आंसर जैसे x होता है, ऐसे इंटीग्रेशन df का आंसर जो है क्या होगा, f। तो इंटीग्रेशन dFm बार जो है वो बन जाएगा FM बार, यानी टोटल फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द
आर्बिट्ररी वायर। अब इसमें Q जो है चार्ज है और वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दिए, ये ब्रैकेट आ गया, इंटीग्रेशन अंदर आ गया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर है dl बार क्रॉस b बार। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि dl बार क्रॉस b बार, तो b बार जो है एक तरह से वो भी कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशियल फॉर्म वगैरह नहीं होगा। इसका मतलब डिफरेंशियल फॉर्म सिर्फ लेंथ का है। तो हम लोग ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू, मान लो कि ये बड़ा ब्रैकेट, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पार्ट ले लो dl बार। ओके, इसको यहाँ पर क्लोज कर दो, क्रॉस b बार। आप चाहो तो इसको ये इस तरह से भी लिख सकते हो, q इंटू स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट जिसके अंदर dl बार क्रॉस b बार। तो ये फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फोर्स का आर्बिट्ररी वायर पर। इन्हें अगर वायर आड़ा टेढ़ा है और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने ला के रख दिए, तो उस वक्त यानी उस आड़े टेढ़े जो बेतरतीब सा जो रैंडम आर्बिट्ररी शेप वाला जो वायर है, उस पर इतनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। ओके, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर वाला जो पार्ट है, उसके दोनों जो केसेस हैं, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और दोनों भी बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक बार जस्ट दोनों फार्मूले रिवाइज कर देता। जो स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला हमको मिला था, वो फार्मूला है एफ एम बार इज इक्वल टू आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार। ओके, और आर्बिट्ररी शेप वाला जो वायर है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला मिला, वो फार्मूला मिला आई इंटू, शायद मैंने पिछले अभी जो मैंने बताया था उसमें वहाँ पर गलती से Q ले लिया था, वहाँ Q नहीं आना चाहिए बल्कि I आना चाहिए। ओके, तो I इंटू ये जो L है इसकी जगह पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dl बार क्रॉस b बार, और इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं ऐसे। ओके, उसमें भी एक ख़ास बात यह है कि ये इतना पार्ट एक साथ रहेगा। चलो ठीक है, तो ये था मामला मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। ये फार्मूला स्ट्रेट वायर के लिए और ये फार्मूला आर्बिट्ररी कंडक्टर के लिए। ओके, चलो अब हम आज के इस लेक्चर में ये तमाम बातों को समझने के लिए एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारी बोर्ड की बुक में दिया गया है। देखिए, जो प्रॉब्लम दिया गया है बोर्ड की बुक में वो कुछ इस तरह से है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री एज शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द टाइप ऑफ द चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्टेन द मोमेंटम P ऑफ द चार्ज इन टर्म्स ऑफ BLSQS being the distance traveled by the particle. Particle trajectory, a uniform magnetic field B bar is applied in the region PP perpendicular to the plane of the paper coming out of the plane of the paper। और उसके बाद ये फिगर दी गई है। देखो, ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखे, पहले एक बार इसका मीनिंग आप समझ लो। आपको एक चार्ज दिया हुआ है जो कि Q है, और ये जो Q चार्ज है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखे। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक पर्टिकुलर एक रीजन है PP, उसमें उसको ला के रखे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमिंग आउट ऑफ पेज या कमिंग आउट ऑफ बोर्ड सरफेस है, इसलिए उसको ये इस तरह से बताना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और हमको ये ट्रेजेक्ट्री को देखकर, यानी ये जो ट्रेजेक्ट्री जो दी गई है इसके अंदर, इसको देखकर हमको अंदाज़ा लगाना है कि ये पार्टिकल पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहले हमको चार्ज पता करना है। ओके, दूसरी चीज़ हमको ये मालूम करना है इसके अंदर कि अगर ये पार्टिकल जब ये मूव होगा तो फिर इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P, वो हमको मालूम करना है। काय के रूप में? तो B के रूप में, L के रूप में, उसके अलावा S के रूप में, ओके, और Q के रूप में, इन लोगों के रूप में। यहाँ पर S का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये ख़ती हटाव है, और इस पार्टिकल के ज़रिए, मतलब जाहिर सी बात है ख़ती हटाव जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है, वो फासला होता है। ओके, तो ये सवाल है, सवाल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा।
चलो अब एक बार मैं आपको फिगर पर से इसकी तमाम बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये इस तरह से एक्स एक्सिस दी गई है और यहाँ पर ऐसे वाई एक्सिस दी गई है। ओके, और इस जगह पर यहाँ कहीं तो भी एक पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है इसको चार्ज है क्यू। हमको बताना है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दी गई है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। मैं सिर्फ ये एक ही जगह पे बता रहा हूँ, वैसे उसमें पूरे रीजन में बताया गया है। ओके, अब आप देखो जो इस चार्ज की जो ट्रेजेक्ट्री का मतलब रास्ता होता है। ओके, तो इसका जो रास्ता है वो यहाँ से ये ऐसा दिया है, ऐसा जाता हुआ दिया है, ये ट्रेजेक्ट्री है उसका। और अब हमको, और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये एरो ऐसे लगे हुए आएंगे, इस तरह से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो इस पर से हमको बताना है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस फिगर को देखकर कुछ चीज़ों का पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये चार्ज इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स में। ओके, अगर ये चार्ज पॉजिटिव एक्स में जा रहा है इसका मतलब ये डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी का वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है ऐसे। अगर इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ओके, तो हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो, आप सब गौर से देखना किस तरह से हम इसको करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में मतलब ऐसे सामने, और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में मतलब अंगूठा इधर जाना चाहिए, तो मुझे हाथ अपना ऐसा लेना पड़ेगा। अब देखो, मैं जब हाथ ऐसा लूँगा तो मेरी हथेली नीचे की सिमत में चलेगी, मतलब ये डायरेक्शन। ओके, तो जैसे ही मैं अंगूठा इधर बताऊँगा और उंगलियाँ सामने लूँगा तो मुझे नीचे की डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। ये चीज़ राइट हैंड रूल के हिसाब से साबित हो गई। ओके, लेकिन राइट हैंड रूल का ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ उस पार्टिकल के लिए लागू होता है जो पॉजिटिव चार्ज हो। जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए ये रूल है, उसके हिसाब से ये मैंने पूरी कहानी आपको बताया हूँ। राइट हैंड रूल सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है। इसका मतलब अगर ये चार्ज Q अगर पॉजिटिव होता तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे जाना था, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री बता रही है कि वो नीचे नहीं गया बल्कि वो तो ऊपर गया। जब ये ट्रेजेक्ट्री नीचे की बजाय ऊपर अगर जा रही है इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर एक्ट हो रही है, और अगर ऊपर एक्ट हो रही है इसका मतलब ये जो चार्ज है वो डेफिनेटली निगेटिव है। ओके, आपको समझ में आया? एक्सप्लेनेशन जो है वो किस तरह से करना है वो आप बराबर ध्यान दो। बहुत आसान प्रॉब्लम है, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है लेकिन रियल में ये बहुत आसान है, और आपको सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर हो अगर तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से देखो, यहाँ पर ये जो चार्ज है ये चार्ज इधर मूव हुआ मतलब वेलोसिटी इधर जा रही है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, तो मुझे राइट हैंड रूल के हिसाब से उसको ऐसा बताना पड़ेगा इस तरह से, यानी इधर मेरी 4 उंगलियां इधर आएंगी, अंगूठा उधर जाएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और उंगलियां जब मैं क्रॉस करके नीचे लूँगा तो उनको ऐसा बताना पड़ेगा, मतलब मेरा जो हथेली है वो नीचे की सिमत में है। तो नीचे की सिमत में है मतलब मैग्नेटिक फोर्स नीचे होगी। ये सारी बातें उस वक्त होंगी जब हम Q को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री बता रही है कि ये पार्टिकल तो ऊपर गया। अगर ये पार्टिकल ऊपर गया मतलब ये वाली फोर्स नीचे एक्ट नहीं कर रही बल्कि ऊपर एक्ट कर रही है, और अगर ऊपर एक्ट कर रही है इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ इस डायग्राम को देखकर और ये ट्रेजेक्ट्री को देखकर इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करके पहले सवाल का जवाब हमने दे दिए, और वो ये है कि ये जो चार्ज है ये एक्चुअली निगेटिव चार्ज है। ओके, चलो एक कहानी यहाँ पर पूरी हो गई, यानी हमने एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया। अब हमको देखना है कि इस पार्टिकल का मोमेंटम हमको निकालना है, इसका खती मेयार हरकत लीनियर मोमेंटम जो है निकालना है। अब लीनियर मोमेंटम अगर निकालना है तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस चार्ज पर ऐड करने वाली फोर्स मालूम कर लेंगे। आप देखो, मैग्नेटिक फोर्स उसका जो फॉर्मूला होता है वो है Q
टाइम्स वी बार क्रॉस बी बार। कई बार हमने, ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला बन गया अब। ओके, सारा पूरा का पूरा चैप्टर ये फॉर्मूले पे डिपेंड है, इसलिए इसको याद कर लो। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूले में वी बार क्रॉस बी बार की जो डायरेक्शन है वो भी हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और वो कौन सी डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर, इस जगह पर, यानी वो उसकी जो डायरेक्शन जो होना चाहिए ये फोर्स की, वो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ आएंगी। ओके, चार्ज जो है वो हमने बता दिए। अब हमको ये फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये आ गया। इसके बाद क्रॉस ले लो, क्रॉस हटा दो, क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, लेकिन वी और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 का है, इसका मतलब साइन 91 हो जाएगा। तो एफ एम की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो आएगी क्यू टाइम्स वी इंटू बी। ओके, इतना फॉर्मूला याद कर लो। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। मेरे ख्याल से अब ये फिगर की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अब इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से और चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। आप लोग देखो, आपको पता है कि मैग्नेट, कोई भी फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर ये जो एफ सफिक्स एम जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी जगह पर भी हम मास इंटू एक्सेलरेशन ले सकते हैं। ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ओके, यहाँ पर ये इंटू है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इंटू ले रहे हैं। तो वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो उसके ऊपर बार लगाना ज़रूरी हो जाता। इसमें से आप एक काम करो, एम को शिफ्ट कर दो उधर, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी अपॉन में एम। तो इतना एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल का। ओके, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन इतना होगा। अब यहाँ पर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है, ख़ास तौर से थर्ड वाली जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वो हमको बताती है कि सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड नंबर वाली काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करो आप लोग, लीनियर मोशन के लिए ये फॉर्मूला था। ओके, जब भी कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव होगा तो उस वक्त हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है और t इज़ द टाइम। अब आप एक चीज़ देखो कि वो फिगर से एक चीज़ समझ में आ रही है कि शुरू में वो पार्टिकल अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टार्ट में वो रुका हुआ था। तो क्योंकि वो स्टार्ट में रुका हुआ है, इसका मतलब u मस्ट बी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू यू, ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू टी है ना, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया, प्लस हाफ a, और a की वैल्यू इतनी है, ये हो जाएगा q इंटू वी इंटू बी अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला जो है उसके ख़ती हटाव का, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हमको मिला वो कुछ इस तरह से मिल गया। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू, ये ज़ीरो प्लस कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा q इंटू वी इंटू बी इंटू टी का स्क्वायर अपॉन, ये सारे लोग ऊपर वाले हो गए, नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स m। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने मालूम कर लिए। ओके, अब आप देखो कि सवाल में हमको बोला गया था कि मोमेंटम मालूम करो, खती मेयार हरकत, लीनियर मोमेंटम हमको मालूम करना है। ओके, तो अब लीनियर मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लाने की यहाँ पर एक ही जगह हमको दिख रही है और वो है ये वाली, ये टाइम को हम हटा सकते हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, उस फिगर के अंदर टोटल जो लेंथ उसने कवर किया था वो L था, तो उस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। v इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है L और टाइम है t। ओके, तो अब एक काम कर सकते हैं, अगर v इज इक्वल टू L अपॉन t है तो t को इधर लाकर v को इधर भेज दो, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू L अपॉन v। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, टाइम की वैल्यू। ओके, टाइम को उठाकर यहाँ ला के रखेंगे। चलो देखो क्या हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, और अब t का स्क्वायर है तो जाहिर है t का मतलब क्या आ जाएगा, L अपॉन v का स्क्वायर
और अपॉन में रहेगा 2 टाइम्स m। ठीक है, चलो और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। अब l अपॉन वी को जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये l का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और v का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स m इंटू वी का स्क्वायर। ओके, ये जो l अपॉन वी है तो l का स्क्वायर ऊपर और v का स्क्वायर नीचे। अब ये v से ये v का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर भी v है नीचे भी v का v है, v इंटू वी है, तो एक v कट जाएगा। इसका मतलब s का फॉर्मूला आ जाएगा q इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m, और साथ में ये v का स्क्वायर कट गया ना, एक v बाकी बचा, तो m इंटू वी। ओके, और अब आप देखो कि चलो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर s इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m इंटू ई। मास इंटू वेलोसिटी जो है ये होता है लीनियर मोमेंटम, तो p, और हमको बोला गया था कि p के वास्ते फॉर्मूला मालूम करो। तो अब एक काम करो, ये p को इधर शिफ्ट करो, s को उधर ला लो। इसका मतलब आपको p का फॉर्मूला मिलेगा p इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर अपॉन, ये s नीचे चला गया, p इधर आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स s। तो ये फॉर्मूला रहेगा उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का। यहाँ पर ये जो लीनियर मोमेंटम है ये स्मॉल लेटर में p से इसको डिनोट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कोई फिगर दी जाए तो आप उस फिगर को देखकर, उस फिगर में से जो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेजेक्ट्री क्या बता रही है। मतलब उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स कौन सी सिम्त में ऐड हो रही है, और मैग्नेटिक फोर्स को देखकर आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और फिर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली जो है, जो हम उससे पूछा जाए वो हम उसके अंदर मालूम कर सकते हैं। सिंपल जो मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आज न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, F इज इक्वल टू m इंटू ए, उसकी ज़रूरत पड़ी हमको। फिर हमने लीनियर मोशन के लिए हमने सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज़ किया, ut प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन को। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि तमाम बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ही अप्लाई करना है, और उन्हीं को अप्लाई करके हम बड़े से बड़ा या मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। याद रखो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर आपको उसका बेसिक्स आता है तो आपके लिए वो कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती है। ओके, यहाँ पर हमारा आज का ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। आप पढ़ते रहिए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।